आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। लोकसभा चुनाव से पहले गांव को साधने के लिए भाजपा ग्राम परिक्रमा यात्रा जैसा बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। वहीं 12 फरवरी को मुजफ्फरनगर के शुक्र तीर्थ से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। वहीं सीएम के इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने भी अपनी सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। इसके लिए 1200 सिविल पुलिस, 5 कंपनी पीएसी, 1 एटीएस स्पॉट कमांडर टीम और साथ ही साथ एक फ्लैट कंपनी पीएसी की तैनात की गई है। यहाँ जो है किसानों से सीधा संवाद है। यहाँ लगभग हमारे गांव के ही जो 100-120 किसान उनकी एंट्री होगी और उनसे किसानों से संबंधित जो भी बातें हैं वे होंगी बैठकर। किस टाइम प्रोग्राम रहेगा? ये लगभग 2:30 बजे के आसपास का है। और भारत किसानों का देश है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के द्वारा एक कार्यक्रम किसानों के बीच में जाने का तय किया गया है। उस कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रत्येक गांव में जाएगा, परिक्रमा करेगा गांव की। उसके बाद किसानों के बीच चौपाल करेगा और उस चौपाल को करने के बाद उसके बीच में उसमें जो है जो भी हमारी उपलब्धियां हैं भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी के द्वारा पिछले 10 साल की, उनकी चर्चा करेंगे और जो भी समस्याएं किसानों की होंगी, जिनकी अभी आवश्यकता है, उस पर भी जो संकल्प पत्र में जिनको हमको रखना है उस विषय पर भी हम लोग उस बीच में बैठ करके चर्चा करेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर में कल 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नड्डा जी का कार्यक्रम यहाँ शुक्र तीर्थ में प्रस्तावित है। उसके लिए 1200 सिविल पुलिस, 5 कंपनी पीएसी, 1 एटीएस स्पॉट कमांडो टीम और 1 फ्लड कंपनी पीएसी की लगाई जा रही है। इसमें अभी डिटेल में ब्रीफिंग कर दी गई है कि हेलीपैड पर कार्यक्रम स्थल और ग्राम और ट्रैफिक से जुड़े हुए जितने भी आयाम हैं सबको बता दिया गया है कि उनको क्या करना है और ड्रोन्स अलाउड नहीं रहेंगे। हम लोग इसका भी हमने प्रचार प्रसार कर दिया है और ट्रैफिक की पार्किंग की हमने वृहद व्यवस्था की है कि ताकि पब्लिक को या वीवीआईपीज़ को यहाँ पर पहुँचने पर और वापस जाते वक्त किसी प्रकार के जाम का सामना ना करना पड़े। बरेली में पुलिस प्रशासन पर हुए पथराव को लेकर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने हिंदू संगठनों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। उनका कहना है कि जुमे के रोज जो पथराव समय जो भी हिंसा की वारदातें बरेली में सामने आई, उसके जिम्मेदार हिंदू संगठन हैं। उन्होंने हिंदू संगठनों को आतंकवादी करार देते हुए उन पर कार्रवाई की भी मांग की और ऐसा न करने पर दोबारा प्रदर्शन और गिरफ्तारी की धमकी दी है। पूरी दुनिया में हमारे मुल्क को बदनाम किया जा रहा है। हमें तकलीफ पहुंचा लो, हम हर तकलीफ सहने को तैयार है। हमने तुम्हारा ये भी बर्दाश्त किया कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। उस पर कहीं कोई एक्शन नहीं हुआ, कहीं किसी ने नहीं कहा कि भड़काऊ बात है ये है। मैं कुछ बोल देता हूं तो ये हुकूमत की सरपरस्ती में मुस्लिम मुखालिफ और अमन पसंद हिंदू मुखालिफ, ताकि हिंदू समाज उनसे ये सवाल ना करे कि महंगाई का क्या होगा, बेरोजगारी का क्या होगा, कैसे हिंदुस्तान में लोग जी सकेंगे, भुखमरी का क्या होगा, गुर्बत का क्या होगा, ये सवाल ना किए जाए। इसलिए मंदिरों और मुसलमानों का ये झंझट फैला के रखते हैं। हिंदू आतंकवादियों ने अमन पसंद मुसलमान जो हमारे प्रोग्राम से वापस जा रहे थे उन पर पथराव किया। हमारे लड़के घायल हुए, सर फट गए, अस्पताल में पड़े, घरों पे पड़े हुए। उनको ना दिखाकर ये दिखाया गया कि हमारे लोगों ने हमारे भड़काने पर शहर का माहौल खराब किया। शहर का माहौल जिन लोगों ने खराब करने का काम किया है उन पर अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, ये अब पुलिस और प्रशासन के ये साबित करने का मौका है कि वो ईमानदारी से काम करते हैं या सरकार की बेईमानी के दबाव में काम करते हैं। अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो जिन लोगों ने पथराव किया है हमारे लोगों पर, उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, वरना मैं दोबारा धरना देने पर और दोबारा गिरफ्तारी देने पर मजबूर होऊंगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आसिफ अंसारी संवाददाता जुड़ चुके हैं। आसिफ जी, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे,
ये किस तरीके का विवादित बयान दे रहे हैं मौलाना तौकीर? बिल्कुल रामकृष्ण जी, मैं आपको बता दूं, शुक्रवार को जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा का हाई प्रोफाइल ड्रामा था, कह सकते हैं कि मैच पूरी तरीके से फिक्स था। क्योंकि जिस तरीके से मौलाना अपने घर से निकलते हैं, उसके बाद वो सीधे आला हजरत जो मस्जिद है वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद नमाज अदा करते हैं। उसके बाद उनका जो पूरा प्लान था वो उसी प्लान के तहत अपने काम करते हैं और पुलिस से धक्का मुक्की और यहाँ तक कि पुलिस के तमाम अफसरों से बदसलूकी भी मौलाना करते नजर आए थे। उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से आपने भी वीडियो देखे होंगे, मैंने भी तमाम वीडियो देखे थे, वो वीडियो निकल के जिस तरीके से बाहर आते हैं उसके बाद पूरी तरीके से माहौल एक साथ समय के साथ साथ बदलता चला गया। शनिवार को एक बार फिर मौलाना ने विवादित बयान दे दिया है कि वो अपनी गिरफ्तारी देंगे और उन्होंने हिंदुत्व से लेकर तमाम बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने यहाँ तक कि हिंदुत्व को ये कह दिया है कि उनके ऊपर जो पत्थर फेंके गए थे वो हिंदू आतंकवादी थे। फिलहाल मौलाना अपनी मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। तमाम हिंदू संगठन मौलाना के खिलाफ संबंधित थानों में तहरीरें दे रहे हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी अफसर जो है इस पूरे मामले को क्यों दबाए हैं, क्यों अभी क्या वजह है इसकी कह नहीं सकते। आसिफ जिस तरीके से बता रहे हैं कि हिंदू आतंकवादी हैं और इन्होंने पथराव किया है बरेली में, तो पथराव के लिए सीधे तौर पर वो हिंदू संगठनों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं। आखिर आधार क्या है, तर्क क्या है, किस बिना पर वो कह रहे हैं ऐसा? जी बिल्कुल रामकृष्ण जी, शुक्रवार को जब मुस्लिम जो संगठन थे जो मौलाना के आह्वान पर तमाम भीड़ इकट्ठा हुई थी, वहां पर जब ये सभी लोग इकट्ठा होकर वापस आ रहे थे तो वहां पर कुछ असामाजिक तत्व कह सकते हैं कि उन्होंने वहां पर मुस्लिम लोगों के ऊपर जो उस मौलाना के धरने में से शामिल होकर आ रहे थे और इसी दौरान पथराव किया है। हालांकि अभी पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है कि पथराव करने वाले कौन लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने सीधा सीधा हिंदुत्व पर सवाल खड़ा किया है, उन्हें आतंकवादी बताया है, ये अपने आप में बड़े सवाल है। क्योंकि मौलाना के जो बयान है वो काफी भावुक कर देने वाला है। उन्होंने ये इतना ही नहीं, उन्होंने तमाम आरोप पुलिस प्रशासन पे भी लगा है। उन्होंने कहा है कि आज जो है मुसलमानों को तमाम खबर पर आप जो है अपनी नजर बनाए रखिए, हम दोबारा आपसे इस खबर पर अपडेट लेंगे। महोबा में डीएम मृदुल चौधरी की मौजूदगी में लेखपाल संघ का चतुर्थ द्विवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जहां लेखपालों की समस्याओं का समाधान किया गया। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लेखपाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम मूरत यादव भी पहुंचे, जहां उन्होंने लेखपालों की समस्याएं सुनकर जल्द समाधान कराने की बात कही। द्विवार्षिक अधिवेशन है, हर जनपद में हमारे यहाँ 2 साल के बाद एक अधिवेशन होता है, उसमें हमारे सदस्य अपनी नई कार्यकारिणी चुनते हैं। तो आज अधिवेशन है। आज हम संवर्ग की जो समस्याएं हैं हमारी, उस जनपद में क्या क्या समस्याएं हैं वर्तमान में, उसका क्या समाधान हो पाया है, क्या समस्याएं अभी रह गई हैं जिसका समाधान होना निश्चित है, इस पर सभी साथी विचार व्यक्त करेंगे, अपना उसका समाधान ढूंढेंगे। आज के दिन जनपद के ज़्यादातर अधिकारी भी आज यहाँ आते हैं, जिलाधिकारी से लेकर के और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी आते हैं। उनके स्तर की जो समस्याएं होती हैं उसको वो समाधान करने का प्रयास करते हैं। हम अपनी बातें उनके सामने रखते हैं। अमरोहा में हुए कारोबारी बाप बेटी की हत्या में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के माने तो बेटे ने ही पिता और बहन की दराती से गला रेत कर हत्या कर दी थी। संपत्ति विवाद में बेटे ने इस वारदात को, संगीन वारदात को अंजाम दे डाला। जिस समय बेटा अपने पिता को मार रहा था उस वक्त बहन ने इसका विरोध किया। इसी वजह से उसने अपनी बहन को भी मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि बीते शुक्रवार की रात नगर कोतवाली इलाके के मोहल्ला कटरा गुलाम में रहने वाले 67 साल के ज्वेलर योगेश चंद अग्रवाल और उनकी 27 साल की दत्तक पुत्री सृष्टि अग्रवाल की घर में धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। बेटे ईशांग ने अपने दोस्त और पत्नी के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। कल दिनांक 10 फरवरी को जनपद अमरोहा में कोतवाली अमरोहा नगर क्षेत्र में ये डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें पिता और पुत्री मृत अवस्था में पाए गए थे। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना शुरू की गई थी। आज इस घटना का अनावरण किया गया है। घटना को कारित करने में मृतक के ही पुत्र, उनकी पुत्रवधू और एक अन्य साथी का हाथ है, जिन्होंने पिता और पुत्री का मर्डर किया। उसके बाद घटनास्थल को परिवर्तित करके उसे लूट का घटनास्थल प्रदर्शित करने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की। घटना के पीछे कारण यह है कि
पिता और पुत्र में लंबे समय से संपत्ति का विवाद चल रहा था और इसके अलावा पुत्र अपनी संपत्तियों को बेचकर दिल्ली में शिफ्ट होना चाह रहा था और साथ में ही पिता की कुछ गतिविधियां थी जिनसे पुत्र और पुत्रवधू लगातार नाराज चल रहे थे। इन्हीं के परिणाम स्वरूप इन्होंने मर्डर करने की योजना बनाई और अपने दिल्ली के एक साथी के साथ मिलकर इन्होंने इस घटना को कारित किया और घटना कारित करने के बाद घटनास्थल को साफ सफाई करके पोछा लगा के और चीज़ों को गायब करके वहाँ पर लूट का एक वातावरण क्रिएट करने की कोशिश की। आला कत्ल बरामद हो चुका है और आरोपियों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जाए। उधर कौशाम्बी के संदीपन घाट थाना पुलिस ने बाइक चोर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग सरगना समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चोरी के पास से 8 बाइक, 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। एडिशनल एसपी के मुताबिक पकड़े गए बदमाश चोरी नगाबजनी के अभ्यस्त अपराधी हैं जो वारदात को अंजाम देकर बड़ी ही सरगर्मी के साथ अंजाम देकर बाइक छिपाकर और उसका सौदा कर देते हैं और इस तरीके से पुलिस ने इस पूरी वारदात का खुलासा किया है। कल संदीपन घाट थाना क्षेत्र में एक रेगुलर चेकिंग वर्तमान में जो संवेदनशीलता पर प्रदेश भर में चल रही है, जनपद में भी उसी संवेदनशीलता के अंतर्गत और ये सायकालीन फुट पेट्रोलिंग और ये गश्त और ये चेकिंग के दौरान एक 2 व्यक्ति अपना संदिग्ध स्थिति में मिले। उनसे चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। फिर उनसे और गहन पूछताछ करने पर 4 अंतर जनपदीय चोर, साथी चोर ये नकबजन की गिरफ्तारी हुई है। 9 मोटरसाइकिलें, 8 अदद मोटरसाइकिल और ये 4 मोबाइल फ़ोन और 4900 रुपयों की बरामदगी हुई है। लखीमपुर में अज्ञात बीमारी के चलते लगातार पशुओं की मौतें हो रही हैं। लगातार हो रही इन मौतों से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। लखीमपुर के बाजपेयी गांव में इन दिनों रहस्यमयी बीमारी ने अपने पैर पसार रखे हैं, जिसके चलते लगातार पशुओं की मौतें हो रही हैं। अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है और तमाम पशु अज्ञात बीमारी से जूझ रहे हैं। पशुओं को अचानक बुखार आता है, जिसके चलते वो खाना पीना छोड़ देते हैं और अचानक उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टरों की माने तो अभी तक इस अज्ञात बीमारी की किसी भी तरीके की कोई पुष्टि नहीं हुई है, जिसके कारण पशुपालकों में दहशत का माहौल बरकरार है। धर्म, आस्था और अध्यात्म की नगरी संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेला इलाका स्थित विश्व हिंदू परिषद के शिविर में संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें देश के कोने कोने से माघ मेले में आए हुए साधु संत, जहां पर धर्मांतरण, राम मंदिर, ज्ञानवापी परिसर, श्री कृष्ण जन्मभूमि तथा गौ रक्षा आदि विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान साधु संतों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और साथ ही साथ आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव पर सभी संतों ने चर्चा भी की। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम कहते हैं कि ब्रह्म हत्या, गो हत्या जैसे पाप के भी प्रायश्चित हैं, परंतु कृतघ्नता के पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। तो हिंदू समाज कृतघ्न नहीं है और श्री राम जन्मभूमि का गिफ्ट जिन परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया, मोदी जी ने जिस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बढ़ के हिस्सा लिया, तो एक रिटर्न गिफ्ट बनता है। वह रिटर्न गिफ्ट यह है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी की सत्ता में वापसी पिछली बार से ज्यादा लोकसभा सीटों के साथ हो, ये संतों की तरफ से एक रिटर्न गिफ्ट नरेंद्र मोदी जी को हम देंगे। समस्त साधु संतों ने एक अपील की है कि जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद के अथक प्रयास और समस्त भारत के लोगों के जागरण के परिणाम स्वरूप रामलला आज अयोध्या की राम जन्मभूमि पर विराजमान हो गए हैं और काशी विश्वनाथ जी का पूजन का अधिकार हमें मिल गया है। अब वहाँ पर भव्यतम दिव्यतम कैसे भव्यतम मंदिर का निर्माण हो और आदि विश्वेश्वर की स्थापना हो और बस उसके बाद में ये तो मंदिर खुल चुका है, उसके बाद में हम काशी विश्वनाथ के बाद में कृष्ण जन्मभूमि, जिन्होंने भगवत गीता का गान संपूर्ण विश्व को दिया, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि पर भी भव्यतम दिव्यतम एक निर्णय आने वाला है। बहुत जल्दी आएगा निर्णय। प्रयागराज हमेशा से आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रहा है। आज विश्व हिंदू परिषद के शिविर में हमारे पूज्य संतों का सम्मेलन हुआ, जिसमें हमारी सरकार के कार्यप्रणाली से पूर्णतः संतुष्ट थे। राम मंदिर हमारा बन चुका है। अयोध्या का हमारा जो काशी का मुद्दा है, ये ज्वलंत मुद्दा है। हमारे सारे साक्ष्य मिल गए हैं। हमारी मथुरा का मुद्दा है, मंदिर बनने चाहिए, ये साधु संतों के डिमांड है। साथ ही साथ वो हत्या बंद होनी चाहिए
और इसके साथ साथ जो धर्मांतरण हो रहा है कहीं न कहीं हमारे देश में झूठ बनाकर फरेब करके एक जो लव जिहाद चल रहा है, इसके लिए भी संत लोग बहुत नाराजगी जताए हैं। हम उन्होंने कहा है किसी भी कीमत इस जो चर्चा हुई है, इस चर्चा में पुनः सारे संत गांव-गांव में हर क्षेत्रों में जाकर के हमारी सनातनी सरकार के लिए पूरा कार्य करने के लिए कहा है। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में देश के कोने कोने से आए साधु संत जहां आकर्षण का केंद्र हैं, तो वहीं आज माघ मेला क्षेत्र के विश्व हिंदू परिषद के शिविर में संत सम्मेलन का आयोजन किया, जहां पर देश के कोने कोने से आए साधु संत इस सम्मेलन में शामिल हुए, जहां पर गौ हत्या, धर्मांतरण, राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञान माफी सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। हालांकि ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव की जो तिथियां हैं वो नजदीक है। ऐसे में साधु संतों ने एकमत होकर कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार सनातन धर्म का बढ़ावा दे रही है, जिस तरीके से सनातन धर्म की रक्षा कर रही है, ऐसे में साधु संतों ने एकमत होकर केंद्र सरकार के पक्ष में समर्थन देने की बात कही है। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज। फेमस एक्ट्रेस पूनम पांडे ने मशहूर होने के लिए मौत की झूठी अफवाह फैलाई थी, जिसके बाद मुंबई से लेकर कानपुर तक हड़कंप मचा हुआ था और घटना के दूसरे दिन एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर सामने आकर देशवासियों से माफी भी मांगी थी। वहीं इस मामले में मीरा रोड पूर्वी मुंबई निवासी अधिवक्ता फैजान अंसारी ने पूनम पांडे और उनके पति सैम पर मानहानि का 100 करोड़ का दावा किया है। ये पूनम पांडे ने पूरे देश का मजाक बनाया है, पूरी देश की लड़कियों का मजाक उड़ाया है, पूरी देश की औरत जात का मजाक उड़ाया है। मुंबई में रह के उसने एक ऐसा गलत स्टेप उठाया जो उसने सर्वाइकल कैंसर जो है एक इतनी बड़ी बीमारी जो आजकल लोगों को हो रही है, जिससे लोगों की मृत्यु हो रही है, उसका मजाक बनाया है। उसके खिलाफ मैंने ये लड़ाई मुंबई से छड़ी थी। आज मैं कानपुर में आया हूँ और कानपुर पुलिस कमिश्नर से कल पर्सनली मिलकर मैंने कंप्लेंट फाइल करी है और मैं 100 करोड़ का डेफेमेशन केस फाइल कर रहा हूँ पूनम पांडे और उसके। राजधानी लखनऊ में किन्नर फिल्म का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि फिल्म किन्नर की शूटिंग जल्द ही शुरू होगी। यह फिल्म किन्नर के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म की शूटिंग लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर में होगी। वहीं इस फिल्म में आशुतोष राणा काम कर रहे हैं। ये जानकारी किन्नर फिल्म के लेखक और निर्देशक पवन पांडे ने हजरतगंज स्थित एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान दी है। लखनऊ और गोरखपुर, कानपुर हम ले रहे हैं, अयोध्या तो अब जाना ही जाना है। इस फिल्म के माध्यम से आज समाज को क्या संदेश देंगे? फिल्म का माध्यम है कि हम एक अलग निगाह से देखते हैं किन्नर समाज को, लेकिन उनके अंदर कितना दर्द है उसको जिस दिन समझ जाएंगे लोग ना, तो उनको उस निगाह से नहीं देखेंगे, घृणित निगाह से नहीं देखेंगे। ये फिल्म किसको लिए आप, कौन कौन कास्ट है इसमें, मेल्स और फीमेल्स में? देखिए, एक तो पोस्टर में दिख ही रहे हैं, शिशिर शर्मा जी हैं, आशुतोष राणा जी हैं, यशपाल शर्मा जी हैं, अक्सर मेरी मूवी में रहते हैं, और बबीता बेग को लगभग लोग जानते हैं, इंडस्ट्री में सब लोग जानते ही हैं। प्रियमदा पांडे एक चाइल्ड आर्टिस्ट है जो किन्नर के बचपन का किरदार कर रही है पावनी, ये लखनऊ से ही है। 16 फरवरी को रिलीज हो रही हिंदी फिल्म दशमी का पोस्टर रामलला की नगरी अयोध्या में लॉन्च किया गया है। अयोध्या शहर के सिविल लाइन स्थित एक होटल में पोस्टर लॉन्चिंग के मौके पर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर सहित फिल्म के कलाकार मौजूद रहे। फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन, मनोज सिंह टाइगर और संजय पांडे मुख्य भूमिका में है। फिल्म में सामाजिक बुराइयों को इंगित किया गया है। हमारी फिल्म दशमी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ आ रही है 16 फरवरी को। शांतनु तांबे सर जिन्होंने हमारी फिल्म को लिखी है, उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को उठाया है जो लड़कियों को इस समाज में जिस तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, मोलेस्टेशन, रेप, ऐसी दर्दनाक चीज़ों से को देखना पड़ता है, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हुए आ रही है हमारी फिल्म। दशमी फिल्म का उद्देश्य यही है कि जिस तरह दशमी नाम से ही ये सबको पता चल जाता है कि दशमी फिल्म का मतलब हुआ, दशमी का मतलब हुआ बुराई का अंत और सच्चाई की जीत। तो इस फिल्म में भी जो फिल्म के निर्माता है, निर्देशक हैं, सभी कलाकारों ने दिखाने का काम किया है कि रावण जो रावण त्रेता में मात्र माँ सीता का हरण किया तो उसको आज तक जलाया जा रहा है, लेकिन जो कलयुग के रावण हैं इनका कैसे अंत होगा। तो इसी को फिल्म के अंदर पूरा दिखाया गया है। और मैं ये कहूँगा कि इस फिल्म को जितने भी लोग हैं, 16 तारीख को ये फिल्म रिलीज हो रही है। उससे पहले सारे कलाकार अयोध्या आए हैं क्योंकि राम के ही जीवन से कहीं ना कहीं ये फिल्म प्रेरित है।
तो इसलिए अयोध्या की पावन माटी को अपने मस्तक पे लगाकर हनुमानगढ़ी रामलला दशरथ गद्दी का दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लेकर 16 तारीख को ये फिल्म पूरे भारतवर्ष में रिलीज होगी। दशमी नाम से ही पता चल रहा है, विजयादशमी जो रावण को मारने के बाद विजयादशमी हुई थी, उससे रिलेटेड यही फिल्म है और ट्रेलर और गाने सब आ चुके। तो ये सेंसिटिव टॉपिक पे हमने इस अहम मुद्दे पर फिल्म बनाई है, जो आजकल रेप के जो वारदातें हो रही है उसको लेकर हमने ये फिल्म बनाई है। और मेरे फिल्म का टैग लाइन ये है कि कब तक हम कलयुग की दशमी में त्रेता युग के रावण को जलाएंगे। अब समय आ गया है कि कलयुग के दशमी में कलयुग के रावण को जलाने का। लीड में वरदान पुरी है जो अमरीश जी के ग्रैंडसन हैं, गौरव सरीन है, ऐश्वर्या है, आदिल खान है और सबसे बड़ी बात तो मनोज टाइगर और संजय पांडे जी है। फिल्म लखनऊ में और कानपुर और मलियाबाद में शूट हुई है पूरी तरीके से। एक छोटा सा हिस्सा हमने मुंबई में शूट किया था। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में प्राइम टीवी खबरें लगातार जारी हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।